हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंस 2 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन इसलिए क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है लाइफ प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है टेंथ के साइंस 2 में। ठीक है, साइंस 1 में पार्ट 1 सेकेंड चैप्टर है, पार्ट 2 थर्ड चैप्टर है। तो पूरा एक लाइफ प्रोसेस, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा जो लाइफ प्रोसेस है स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है, जब वो अपने मदर के वॉर्म में रहते हैं तब से लेकर जब उनकी डेथ होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तब तक के पूरे लाइफ प्रोसेस में जितने भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जितने भी इवेंट्स होते हैं, वो सबको एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा लाइफ प्रोसेस, ये पूरा लाइफ इवेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको दो चैप्टर में इस साल साइंस 2 में दो चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 सेकेंड चैप्टर है और पार्ट 2 थर्ड चैप्टर है। सो रिमेंबर, मैं एक बार और आपको याद दिला दूं, हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 10 साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। ये इस वीडियो का, आपके इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, माई सेल्फ गोविंद दुबे, मैं आपको इस वीडियो का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला हूं। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप लेक्चर पे देख चुके हैं। जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं उन्होंने व्हाट्सएप लेक्चर पे हमने इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम आपको ये पूरा टॉपिक बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे वीडियो में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं आपको पहले से पता है, जो लाइव होते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनका बर्थ होता है, जिनकी डेथ होती है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ग्रोथ होता है और भी कई सारे सिम्टम्स शो करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उनका पूरा लाइफ प्रोसेस में कई सारे इवेंट्स होते हैं। तो उस इवेंट्स में से कुछ इवेंट्स हम लोग इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ग्रोथ, फॉर वर्क, फॉर एवरीथिंग। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव के अंदर जितना भी प्रोसेस होता है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सबके लिए क्या जरूरी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कैसे कैसे एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और कुछ एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये दो यानी कि ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन करते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग पूरा देखने वाले हैं इस वीडियो में। आई होप ये देखो, ये चैप्टर साइंस 2 का वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आपके जो व्हाट्सएप लेक्चर होते हैं उस पर आप डाउट पूछ सकते हो, कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, देखेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, और नहीं पसंद आया तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, डिसलाइक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग क्लियर करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। कुछ पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे क्रिएचर हैं, ऐसे नेचर का ऐसा एक रूप है जिसमें क्या होता है कि जिसमें ग्रोथ शो होता है। ठीक है, जो ग्रोथ शो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, लाइफ प्रोसेस होता है और डेथ भी होती है। ठीक है, अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने कैसे होते हैं। जो पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने होते हैं। ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल के होते हैं और कुछ सिंगल सेल से बने हुए मतलब मल्टीपल सेल के होते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल्स के बारे में आप 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक पढ़े हो अच्छे से। ठीक है, सेल्स का प्रॉपर्टी क्या है कि वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो उनका नंबर बढ़ता है। तो जब ये इंक्रीज होता है, ये सेल्स का नंबर, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, ग्रो होता है। ठीक है, जैसे हम आप पहले छोटे थे और बाद में धीरे 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 बड़े हो कि नहीं, तो हम लोग बड़े हुए मतलब हमें किसी ने पकड़ के खींचा नहीं है, बट क्या हुआ है कि जो हमारे बॉडी सेल्स थे ना, वो खुद को मल्टीप्लाई किए, डिवाइड हुए, जिसकी वजह से सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ और बाद में हमने क्या किया, ग्रोथ। अंडरस्टैंड? उसके अलावा कि ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस के बॉडी में, अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन का एग्जांपल ले, तो ह्यूमंस के बॉडी में और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में कुछ सिस्टम हमें प्रॉपर तरीके से चलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन संस्थान। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हम लोग जो भी फूड इनहेल करते हैं, जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने वाले सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने वाली संस्था क्या बोलते हैं, पाचन संस्था। उसके बाद रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने के लिए जो भी हम लोग
जब हम लोग ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को जो भी ऑर्गन्स करते हैं उन्हें पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन संस्थान। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड, हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी, चाहे फूड मटेरियल्स हो, चाहे वाटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, सबको सर्कुलेट करता है। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो भी बॉडी का मतलब बोल सकते हैं कि जो अनहेल्दी या फिर जो यूज़ नहीं करने वाला है, यूजलेस जो भी है, ठीक है, अनयूजेबल जो भी थिंग्स हैं उनको बॉडी से रिलीज करने का, बॉडी से निकालने का, एक्सक्रीट करने का, बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को जो सिस्टम पूरा प्रॉपर तरीके से करता है उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम यानी कि ब्रेन। तो नर्वस सिस्टम और ब्रेन, ये नर्वस सिस्टम और ब्रेन जो एक साथ पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये सारे सिस्टम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सारे सिस्टम इंडिपेंडेंट है, मतलब अपना अपना काम, ऐसा नहीं कि अगर एक का काम बंद होगा तो दूसरा कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा। पर हाँ, ये लोग एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी एक का काम अगर रुकेगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पे अगर इफेक्ट पड़ेगा तो ऐसा हो सकता है कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे या फिर आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़े, हेल्थ की वजह से बाकी सब सिस्टम पे इफेक्ट पड़े। तो सब इंडिपेंडेंट है, सब अपना अपना काम अलग अलग करते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, मतलब मिलजुल कर बोल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंडेंट है थोड़ा बहुत। ठीक है, ये सारे वर्क होने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है मालूम है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे, किसी भी सजीव में जो भी पूरा प्रक्रिया वो सही तरीके से हो, उसके लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की, ऊर्जा की। अंडरस्टैंड? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो ह्यूमंस हैं वो अगर एनर्जी के लिए, हम देखो हम सब खाना पीना खाते हैं ना, तो हम क्या क्या इनहेल करते हैं, क्या क्या कंज्यूम करते हैं, सॉरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसके तो हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं, खाते हैं एनर्जी के लिए। उसके अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल देखें प्लांट का, तो प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स, यानी कि परपोषी है। जो भी वनस्पतियां परपोषी हैं, वो खुद का भोजन खुद बनाती हैं। जो खुद जैसे प्लांट्स है ना, वो खुद के लिए फूड खुद प्रिपेयर करती है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा बहुत यूटिलाइज करती हैं और थोड़ा बहुत रिजर्व कर लेती हैं। रिजर्व मतलब क्या, स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं प्लांट्स, एनर्जी अपना स्टोर कहाँ करते हैं, फ्रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में, ईटीसी। ठीक है, तो प्लांट्स जितना एनर्जी बनाते हैं वो पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं करते, थोड़ा बहुत यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत सम ऑफ फूड क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और बाकी का स्टोर कर लेते हैं। और हम है बहुत स्मार्ट, ह्यूमंस आर वेरी स्मार्ट। ह्यूमन क्या, सारे एनिमल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, और ह्यूमन सबसे स्मार्ट है, तो हमने क्या किया, हम तो खुद ऑटोट्रोफ्स नहीं है, हम खुद का जो भी फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जो अपना एनर्जी स्टोर किया है ना वही खा लेते हैं हम। अंडरस्टैंड? फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, ये सब हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो इससे हमें क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स। यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूं, कार्बोज, ठीक है, स्निग्ध वसा, स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीन, ठीक है, और विटामिन और खनिज। ठीक है, तो ये सब हमें किससे मिलता है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, चाहे वनस्पति, चाहे आप वेजिटेबल्स को खाओ या फिर फ्रूट्स को। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, कार्बोज पदार्थ, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स यानी कि खनिज। तो अब अगर हम लोग बात करें कि क्या सिर्फ ये फूड मटेरियल से ही हमें एनर्जी मिलती है, नहीं, हमें फूड मटेरियल के साथ क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन क्या करता है, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करके एनर्जी कन्वर्जन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन की नीड होती है एनर्जी के लिए। ठीक है, जब हमें ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता तो देखते नहीं हो सब लोग सांसते, मतलब थकने लगते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। अगर जो लोग को ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है या फिर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं, अगर वो सही से ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, उनकी एनर्जी बहुत स्लो बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जल्दी ही थकेंगे। ठीक है, और देखो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं स्निग्ध पदार्थ, वसा और कार्बोज पदार्थ। तो ये तीनों से सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है वर्क के लिए। ठीक है, जब हम कोई वर्क या कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
वो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, क्या उन्हें मतलब, अब देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपने देखा कि प्लांट खुद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, लेकिन और जो बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस और बाकी सब, तो वो सब कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है सबसे बड़ी चीज़, कि जब भी हमें कोई एक्टिविटी करनी है या फिर हमारा जो लाइफ सिस्टम है, जो लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि हमने बॉडी सिस्टम देखा ना, एक्सीलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब प्रोसेस हो या फिर एक्टिविटी और वर्क करना हो, तो ये सबके लिए हमें फूड और ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। सबके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किससे मिलेगा, फूड्स और ऑक्सीजन से, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो सबसे ज्यादा फुलफिल किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी सोर्स हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, जब आप रोटी चावल ये सब खाते हो तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट में आपको एनर्जी सोर्स मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ना, वो हमारा बॉडी एटीपी के फॉर्म में यूज़ करता है। हमारे बॉडी को जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में चाहिए, एटीपी के फॉर्म में। तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के हेल्प से क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज यानी कि ब्रेक डाउन बोल सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन के हेल्प से हम लोग अपने बॉडी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहाँ से मिला है, फूड से हमें मिला कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला, ग्लूकोज। वापस सुन लो, फूड से हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला, ग्लूकोज। ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको हमने ऑक्सीजन के हेल्प से हमारे बॉडी में इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सेल के अंदर गया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। अंडरस्टैंड। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब देखो, जो भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीशोषण, जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। एनारोबिक मतलब अनऑक्सीशोषण, जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो जो ऑक्सीजन के हेल्प से होता है उसे हम लोग एरोबिक बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज से हम लोग एनर्जी बना ले, तो ऐसे हम लोग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एनारोबिक, ठीक है। तो एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ, एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग 3 स्टेप्स देखने वाले हैं। जो एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसका 3 स्टेप्स में डिवाइड करके देखने वाले। सबसे पहला है ग्लाइकोलिसिस। जो एनर्जी है वो किससे फॉर्म होता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल से। तो 2 प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल। और थर्ड प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ये क्या करता है कि हमें मोर अमाउंट में एटीपी देता है, ठीक है। तो एक एक करके पूरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज के यूज से, देखो पहला ग्लाइकोजन यानी कि स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत सारा जमा होता है ना, तो उस पूरे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में से हमने क्या लिया, ग्लूकोज लिया, ठीक है। या फिर फैट में से ग्लिसरॉल निकाल के ग्लूकोज लिया, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ग्लूकोज। और ये मालूम है ये प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका के अंदर, यानी सेल्स के अंदर होती है, सेल साइटोप्लाज्म में। कोशिका द्रव में ये प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस सेल साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के अंदर होता है, कि ग्लूकोज है ना वो ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कौन करेगा, ऑक्सीजन, आपने पहले ही देखा। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किसमें, पायरूवेट में। ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन होगा, पायरूवेट में। ग्लूकोज से जब पायरूवेट बनता है उसी टाइम पे एटीपी और NADH2 बनता है, ठीक है। मतलब यहां से क्या निकलेगा, एटीपी और NADH2। ग्लूकोज से बना पायरूवेट और बना क्या, एटीपी और NADH2। पायरूवेट से बाद में क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। आप ध्यान से नाम देख लो, एसिटाइल कोएंजाइम ए या फिर एसिटाइल कोए एंजाइम, ठीक है। अब इस प्रोसेस में पायरूवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, इस प्रोसेस में भी NADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या बना, एटीपी और NADH2, यहाँ पे क्या बना, NADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। अब देखो, ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को, यहाँ टिल एसिटाइल कोएंजाइम है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस या फिर ग्लाइकोलिसिस। आप इसको प्रोनाउंसिएशन में ऐसे भी बोल सकते हो, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो अब देखो, ये प्रोसेस पूरा सेल साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के मतलब कोशिका द्रव में होता है। उसके बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम है, इसका ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है। ये नहीं बोल सकते हैं, ये नहीं और नहीं छोटा होता। तो ये चुपचाप किधर चले जाता है,
माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि तंतुकड़िका के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ चले जाता है, तंतुकड़िका के अंदर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इसके साथ एक प्रोसेस होता है, ध्यान सुनो। एसिटाइल कोएंजाइम के साथ एक भयानक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल, जिसका दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, या फिर तो इसको क्रेब्स साइकिल बोल सकते हो, या फिर तो एकदम सिंपल सा नेम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, अगर आपको क्रेब्स साइकिल जैसा टफ नाम रिमेंबर नहीं रहता, आपको टफ नाम याद नहीं रहता, तो आप इजी नाम भी याद रख सकते हो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये है स्टेप सेकेंड, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए अंडरगोज क्रेब्स साइकिल इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम में जाता है और वहां पे उसके साथ क्रेब्स साइकिल जैसी भयानक प्रक्रिया होती है। क्रेब्स साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ मेनी साइकिल्स, जिसमें क्या होता है कि जिसमें आपका एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और उस पूरा इसका पूरा ब्रेकडाउन होकर, इसके एसिटाइल पार्ट का पूरा ब्रेकडाउन होकर हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी कि वाटर प्लस NaDH2 प्लस FADH2। अंडरस्टैंड, हमें क्या क्या मिलता है, FADH2, NaDH2 और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो बॉडी को क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। आपने देखा एटीपी तो हमें सिर्फ यहां पे मिला, यहाँ पे एटीपी और NaDH2, यहाँ पे NaDH2 और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला NaDH2, FADH2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो एटीपी तो हमें इधर ही मिला बस। तो बस इतनी सी, और आपको मालूम है ये पूरा प्रोसेस होने के लिए भी एटीपी लगता है, एटीपी यूज होता है ये पूरा। देखो ये पूरा प्रोसेस होने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो हम एटीपी यूज करते हैं। तो एक एटीपी यूज करके एक एटीपी मिले तो क्या अच्छा, मतलब अच्छा ये बोल सकते हैं बिजनेस है? नहीं नहीं नहीं। तो अब देखो आता है पार्ट 3, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, इसमें क्या होता है, कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो क्या करते हैं, NaDH2 और FADH2 को लेकर उसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर एक दूसरे से करते करते हमें लास्ट में एटीपी मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में FADH2 और NaDH2 जाता है, और NaDH2 और FADH2 के बदले हमें क्या मिलता है, एट द एंड ATP फॉर्म होके मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो पूरा प्रोसेस। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप वापस देख सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस है। ठीक है, इसको मैं आपके ऑडियो लेक्चर में या फिर व्हाट्सएप पे मैं आपको और डिटेल में और आसानी से इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके मैं आपको कुछ पॉइंट्स इसमें बता देता हूं जो हमने अभी पढ़ा। सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि कोशिका केंद्रक के अंदर। ठीक है, कोशिका के अंदर, कोशिका केंद्रक में नहीं, कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद हमें सबसे पहला ग्लूकोज कन्वर्ट होकर क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, और इसके साथ साथ हमें क्या क्या मिलता है, एटीपी और NaDH2 मिलता है। ठीक है, और साथ में हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिलता है, यानी कि H2O मिलता है। फिर ये पायरुविक एसिड को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या क्या मिला, एटीपी, NaDH2 और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, उसके बाद है ये बहुत सिंपल सा नेम, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और बहुत टफ नाम क्रेब्स साइकिल। इसमें क्या होता है कि जो एसिटाइल को एंजाइम ए है वो और ब्रेकडाउन नहीं होता सेल में, तो किसके अंदर चला आता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एसिटाइल को एंजाइम में आता है तो उसका ब्रेकडाउन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होता है वो, और क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, NaDH2 और FADH2। ठीक है, अब ज्यादातर देखोगे आप NaDH2 और FADH2 ही मिला है, तो एटीपी कम मिला है। तो अगला बार देखो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NaDH2 और FADH2 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेशन होता है, जिससे एक NaDH2 से 3 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, और एक FADH2 से 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ पे जितना NaDH2 और FADH2 ना, सबसे क्या बनेगा, एट द एंड ATP ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़। और देखो ये कई जगह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितने एटीपी बनते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको 32 टू 38 एटीपीज मिलते हैं। ठीक है, 32 टू 38 एटीपीज हमें मिलते हैं। अलग अलग बुक्स में आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन देख सकते हो अलग अलग जगह पे। तो अगर हम लोग बात करें तो इन बिटवीन 32 टू 38 एटीपी हमें फॉर्म होके मिलते हैं। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं। देखो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। अगर इस पूरे प्रोसेस को मैं बताऊं, देखो यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, जैसे हमने अभी फिलहाल हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि कार्बोज पदार्थ से
ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, सबसे पहला कार्बोज पदार्थ से ग्लूकोज बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है और उसका ब्रेकडाउन होकर क्या बनता है, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से क्या बनता है, एसिटाइल को ए एंजाइम बनता है। ठीक है, पर हमारे बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हो जाते हैं या फिर ये पूरा मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना नहीं रहते, तो हमारा बॉडी क्या करता है, लिपिड्स और प्रोटीन को यूज करता है। ठीक है, यानी कि स्निग्ध पदार्थ और प्रथिन को यूज करता है। तो ये लिपिड्स है ना फैटी एसिड में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब लिपिड्स ब्रेकडाउन होकर फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड से डायरेक्ट क्या बनता है, एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, अब इससे जब ये क्रेब्स साइकिल में जाता है तो हमें वापस क्या क्या मिलेगा, NADH2 FADH2। ठीक है, और NADH2 FADH2 से वापस हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP मिलेगा। तो अगर कभी कभार हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम रहते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे तो ग्लूकोज रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बोज पदार्थ, तो जब वो रहेगा तो आपके बॉडी में क्या रहेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज का विघटन होगा, उससे हमें क्या मिलेगा, पायरुविक एसिड। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में हमें ATP और NADH2 मिलेगा। अब पायरुविक एसिड बाद में किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को ए में। फिर ये जब क्रेब्स साइकिल में जाता है तो NADH2 और FADH2 हमें बहुत मिलते हैं, जिसको हम लोग बाद में ATP में कन्वर्ट करता है हमारा बॉडी। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस अगर कोई पूछेगा, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में। क्रेब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर तंतुकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसके अंदर होता है क्रेब साइकिल। ठीक है, एट द एंड हमें क्या मिलता है, CO2 H2O प्लस एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। जितना NADH2 FADH2 था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, ATP के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर चलो अच्छा मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि अब देखो इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे कि इसमें हमें ऑक्सीजन का नीड होता है। जब हम लोग ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं ना तो हमें किसका नीड होता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्रेब साइकिल में ये जब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रेब साइकिल में एसिटाइल को ए एंजाइम को ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन एकदम नीडेड है। ठीक है, ऑक्सीजन मस्ट नीडेड वो है एलिमेंट है जिसको हम लोग क्रेब साइकिल में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में सॉरी ग्लाइकोलिसिस में हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ग्लूकोज के विघटन के लिए। ठीक है, तो अब देखो इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, इस प्रोसेस में किसका यूज होता है, ऑक्सीजन का, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे देखें तो आगे अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कि क्रेब साइकिल में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अब हम लोग देखने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर क्रेब साइकिल में ऑक्सीजन की जरूरत है और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो क्रेब साइकिल होगा क्या, नहीं होगा। तो आप देखो इस प्रोसेस में आपको कहीं पे भी क्रेब साइकिल दिख रहा है, नहीं है, क्योंकि अब देखो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। हमारे बॉडी में भी जब मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो हमारे बॉडी में या फिर कुछ एनिमल्स हैं या फिर प्लांट जो वाटर के एकदम अंदर रहते हैं प्लांट, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर सॉइल के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं, सॉइल के अंदर जैसे सीड्स हुए, सॉइल के अंदर सीड्स रहते हैं ना, जब हम लोग सीड्स यानी कि जो छोटे छोटे बीज रहते हैं जब जमीन के अंदर डालते हैं तो लोग जमीन के अंदर से पेड़ बाहर आता है ना, लेकिन तब तक के लिए उनके अंदर एनर्जी कैसे बनेगी, तो वो लोग क्या करते हैं, एनारोबिक मतलब अनऑक्सीशोषण। ठीक है, तो अनऑक्सीशोषण में क्या होता है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड तो है पर मस्ट नहीं है, क्रेब साइकिल में मस्ट है। तो ग्लूकोज का सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड तो बन गया, लेकिन इसके बाद क्रेब साइकिल नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इस पायरुविक एसिड का आपको 3 टाइप से पायरुविक एसिड दिया हुआ है, इस तीनों टाइप के पायरुविक एसिड का अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्मेंटेशन करते हैं। पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन यानी कि पायरुविक एसिड का विघटन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन, हिंदी में उसको बोलते हैं किण्वन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन जब होता है पायरुविक एसिड का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो पायरुविक एसिड का क्या होता है, फर्मेंट। आप बोलोगे सर यहाँ पे 3-3 बार पायरुविक एसिड, 3-3 बार फर्मेंटेशन क्यों दिया हुआ, क्योंकि 3 अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स यूज हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन किए हैं। ठीक है, अब देखो पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन से फर्मेंटेशन से क्या बना, एल्कोहल बनता है।
और अगर अलग वे में बना तो क्या बनेगा, विनेगर, विटामिन बन सकता है। और अगर अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए तो लैक्टिक एसिड बन सकता है। ठीक है, देखो एक एक करके मैं क्लियर करता हूँ। लैक्टिक एसिड हमारे मसल में बनता है, यानी कि जब हम लोग बॉडी में, जब हमें ऑक्सीजन हमारे बॉडी को कम प्रोवाइड होती है तो हमारे बॉडी में पायरुविक एसिड बनता है और उसका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लैक्टिक एसिड एरिथ्रोसाइट्स और मसल सेल बनाते हैं, हमारे जो मसल्स हैं ना वो बनाते हैं, और उसके साथ साथ एरिथ्रोसाइट्स बनाते हैं, यानी कि ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये जो विनेगर है और विटामिन है ये किस लिए यूज है, इसका क्या यूज है, तो इसका यूज है माइक्रोब्स, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स इसका यूज करते हैं। ठीक है, और विटामिन हमें भी यूज है, हम लोग माइक्रो समझ लो, ये जो विटामिन है उसको हम लोग अपने लिए भी यूजफुल, हमारे मतलब ह्यूमंस के लिए भी यूजफुल है, एनिमल के लिए भी यूजफुल है। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है, मतलब अल्कोहल को यीस्ट हमें मिलता है, और यीस्ट अल्कोहल के सॉरी तो अल्कोहल से हमें यीस्ट मिल सकता है। ठीक है, और अल्कोहल, चलो आगे हम लोग, तो अल्कोहल से हमें यीस्ट मिल सकता है या फिर यीस्ट का उपयोग कर सकते हैं अल्कोहल के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कोई डाउट ना आए। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का डाउट आएगा, तो हमारे व्हाट्सअप लेक्चर पे आप पूछ सकते हो बिना रुके, बिना सोचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो वीडियो। हमारे स्कूल की तरफ से थोड़ा बहुत इस सिचुएशन में हमारे स्कूल के पेरेंट्स को हेल्प के लिए इस सिचुएशन में थोड़े से कुछ हमारे स्कूल की तरफ से कुछ हेल्प की गई है, ये आप इस पर देख सकते हो वीडियो रोक कर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आपको अगर 20% भी समझ में आया है, तो बाकी का आपके व्हाट्सअप लेक्चर पे और आपके रिवीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपके सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है, आप 100% ला सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो 20% भी समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, डिसलाइक का। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। डू द हार्ड वर्क फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।